जय हिंद दोस्तों। सुख हो दुख सबका हिस्सा हो भाई। सत्ता वो नहीं जो अकेले में समाई। ज्ञान हो जैसे सबके मिलने वाला स्वाद, तभी तो बनेगा हमारा देश लाजवाब। इसी कविता के साथ आज मैं शुरू करने वाला हूं सत्ता की साझेदारी। अच्छा, पार्टनरशिप, साझेदारी, पावर शेयरिंग क्यों? इसका कारण हम लोग जानते हैं। जैसे अगर एक ही कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसको हर चीज मिल रही है, कोई भी चीज, घर, राशन पानी, निवास स्थान, सब कुछ उसको मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और एक जो उसके सामने खड़ा है वो रोटी तक को तरस रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रही, तो क्या ये अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए? नहीं रहेगा। इसी टॉपिक के अंदर आज मैं कवर करने वाला हूं सत्ता की साझेदारी में ये हर चीज जिनकी हम साझेदारी नहीं करते, है ना। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, हम लोग आगाज करते हैं सत्ता की साझेदारी का। हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सत्ता की साझेदारी हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है? इसके दो कारण है, देखते हैं हम लोग। ये पहले से भी होता आ रहा है। ये सत्ता की साझेदारी किसमें होगी? लोकतंत्र में होगी। कहां होगी? जहां पर डेमोक्रेसी होगी। क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी। अब जैसे मान लो कोई डेमोक्रेसी वाला देश है नहीं, राजा महाराजा का देश है, तो वहां सत्ता की साझेदारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल आम बात है। तो डेमोक्रेसी में क्या होगी? सत्ता की साझेदारी। ये हम डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्लास 9 में पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? लोकतंत्र क्या और क्यों। उसके अंदर में ये नहीं पढ़ पाए थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, इसके दो कारण है सबसे मेन, और वो दोनों देश ही हैं। पहला जो है वो है बेल्जियम, दूसरा जो है वो है श्रीलंका। अब इन दोनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग सत्ता की साझेदारी पर उतर आए? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक 30,528 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला, जनसंख्या 1.14 करोड़, राजधानी ब्रुसेल्स, और 40% इसमें फ्रेंच बोलते हैं, 60% क्या बोलते हैं? डच भाषी है। तो इस बेल्जियम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमको सत्ता की साझेदारी करनी आवश्यक पड़ गई। देखते हैं क्या हुआ। इसमें जैसे पश्चिमी यूरोप का देश है, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें कितना क्षेत्रफल है? 30,528। मान लो, तुलना कर लो आप हमारे यहाँ के हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की। उत्तर प्रदेश की भी नहीं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,528 है, और यहाँ 30,528, वहां 2 लाख, यहाँ 30 लाख। तो ये हरियाणा के बराबर मान लो राज्य हुआ है, जनसंख्या में भी, और जनसंख्या इसकी कम है हरियाणा से, लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है हरियाणा के। और इसमें साक्षरता देखो आप पहले, 99% लिटरेसी रेट किसका है? बेल्जियम का, है ना। और देखते हैं आगे। इसको स्वतंत्रता मिली थी 4 अक्टूबर 1830 को। यूरोप में राष्ट्रवाद वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जब जुलाई 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से कौन सा देश अलग हुआ था? बेल्जियम अलग हुआ था। यही वो देश था। अब इसमें यहाँ पर हुआ था, इसकी पहले कंस्ट्रक्शन जान लो, संरचना इसकी क्या है। 40% यहाँ पर आदमी जो रहता है, मतलब 100 आदमी है, उसमें से 40 आदमी आपको क्या बोलता मिलेगा? फ्रेंच भाषा। उसमें से 40 आदमी फ्रेंच भाषा बोलेगा। बाकी बचा जो 60% आदमी है, वो कौन सी भाषा बोलेगा? डच भाषा बोलेगा। तो इन दोनों भाषाओं से क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो हम लोग पढ़ते हैं संघर्ष के कारण इसके क्या हुए कि इसमें जरूरत पड़ी। संघर्ष के कारण देखो, 1950 से 1960 के समय विवाद बढ़ने लगा कि फ्रेंच ज्यादा पावरफुल है। कि कौन सा विवाद करने लगे? डच करने लगे। मतलब फ्रेंच लोग ये थे जैसे समृद्ध ज्यादा थे। एक होता है ना कि जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। इनके पास जनसंख्या कम थी, किसकी? फ्रेंच की, लेकिन इनके पास क्या थे? संसाधन ज्यादा थे, आय के संसाधन ज्यादा थे, है ना। समझ में आया? तो इसी से तो ये वाले लोग इन पर थोपने लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सरकार भी नहीं बनती, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, हमारा ये नहीं। गलत हुआ, है ना, गलत हुआ। और सत्ता, सत्ता, पावर, ज्ञान, पावर और ज्ञान और सुख दुख, ऐसे 3 चीजें हैं जिनको अगर हम बांटेंगे तो ये बढ़ेगा। हम इनको बांटेंगे तो क्या होगा? ये बढ़ेगा, और ये बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है। हर चीज ऐसी नहीं होती कि बांटने से घटती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम बांटते हैं तो बढ़ता है। जैसे सत्ता बांटेंगे तो देश मजबूत होगा, हमारी पहुंच, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी पहुंच हर जगह थोड़ी ना होगी।
कुछ कुछ जगहों पर किसी को दे दो कि तुम ये काम संभाल लो तो सही रहेगा। ज्ञान, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम सबको बांटो, ये किसी को भी बांटने में मत शर्माओ कि वो मुझसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। ये गलत विचार है कि ज्यादा आगे निकल जाएगा। ज्ञान तुम बांटो, तुम्हारा ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। मान लो कैसे बढ़ेगा, तुमने कोई बात कही किसी से, है ना, और उसने भी तुमसे कुछ कहा, तो उन दोनों में वार्तालाप तुम्हारे में हुआ, तुम्हारा ज्ञान इधर, उनका ज्ञान उधर, और ज्ञान से मनुष्य का निर्माण होता है, चरित्र से मनुष्य का निर्माण होता है। सुख दुख, अभी किसी पर आपत्ति विपदा आ गई, आप बैठो, उसको भरोसा दिलाओ, सांत्वना दिलाओ, भैया ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्रकृति का नियम है। वो भी आपकी महानता का एक कार्य हुआ। आप लोगों ने किस लिए जन्म लिया है? एक महानता के लिए, एक आदर्श बनने के लिए, है ना। आप जो भी काम करते हैं वो एक आदर्श के रूप में गिना जाएगा। कब? जब आप तीन चीजों को हमेशा बांट कर रखोगे। सत्ता की बात छोड़ो, ज्ञान और सुख दुख, इन दोनों का बंटवारा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये लोग ज्यादा पावरफुल होने लगे तो कहा हमारे पास कुछ नहीं, ये वो नहीं, तो इन्होंने युद्ध छोड़ दिया। डच भाषियों ने कहा चलो हम आपसे लेकर रहेंगे, है ना। और सत्ता जो किसकी थी? सत्ता बन रही थी दोनों की, लेकिन ये वाले कह रहे थे कि समृद्ध ये फ्रांसीसी लोग ज्यादा हो रहे हैं। समृद्ध कौन से हो रहे हैं? फ्रांसीसी लोग। तो यहां पर कुछ ऐसे चार कानून आए, चार संविधान संशोधन आए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे आए जिससे यहाँ का तो बंटवारा निपटारा हो गया बेल्जियम का। अब ये कैसे हुआ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक हम लोग एक दूसरे देश के बारे में जान लेते हैं। दूसरा देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका कौन वाला? समझ गया ना? समझ गया ना? हाँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अपने नीचे वाला, अपने नीचे वाला, पाक की खाड़ी से जो जुड़ा हुआ है, किसमें? भारत में, वही वाला श्रीलंका। तो यहाँ कहाँ है? दक्षिण एशिया में, सबको पता है। एशिया, यूरोप, एशिया है जो रूस की तरफ उधर से दक्षिण में पड़ता है ना, ये कौन सा? श्रीलंका। अब यहाँ की संरचना जान लो। 74% इसमें कौन से हैं? सिंगली लोग हैं। 18% तमिल है। और इसमें है क्या क्या? 65,510 इसका क्षेत्रफल है और 2 करोड़ जनसंख्या है, और इसके 92% इसकी साक्षरता है। और ये किसके समान है? हरियाणा के समान। अच्छा, आपने दोनों देशों में एक चीज बहुत सी कॉमन देखी होगी, जनसंख्या कम है दोनों में। जनसंख्या कैसी है? कम, लेकिन साक्षरता देखो 99, साक्षरता देखो 92। ऐसा हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? हमारे इंडिया में पता है एक चीज क्या है, ध्यान देने वाली चीज क्या है, कि अगर आपके पास कुछ कमी है तो उस कमी के लिए लोग आपको कईयों वर्षों तक कोसते रहेंगे। जैसे मान लो आप पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, उसके लिए ताना आपको लोग देते रहेंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं बता सकते कि बेटा कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़े कि इसको भूले ना। अपने यहाँ ये कमी है ना। अपने यहाँ की जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ रही है, वो सब आदमी, हर आदमी कहेगा, चाहे वो सरकार पर बैठा मंत्री क्यों ना हो और चाहे ग्राउंड लेवल का आम आदमी क्यों ना हो, कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार ने भी इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं, जनसंख्या कुछ क्या बहुत ही कदम उठाए जनसंख्या रोकने के लिए, है ना। लेकिन हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या इससे बढ़ रही है, क्यों ना करें हम ऐसी कुछ कानून व्यवस्था लाएं कि जनसंख्या बढ़े जितनी बढ़नी हो, लेकिन वो जनसंख्या क्या हो? साक्षर हो। मैं मानता हूं कि छोटे से देश में शासन चलाना अच्छी सही है, अच्छे से हो जाए, लेकिन बड़े देश में नहीं हो पाएगा। और कब? जब भारत जैसे विविधता वाला देश हो, वहां पर अनेक धर्म रहते हो, अनेक जाति रहती हो, वहां पर ये नहीं हो सकता। लेकिन अब केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार है, यहाँ पर केंद्र सरकार में 35 ईयर के एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो लोग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। क्या उनको ये नहीं पता? उनको यूपीएससी में ये नहीं पढ़ाया गया होगा? उनको एथिक्स में ये नहीं बताया गया होगा? बताया गया होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कदम ही नहीं उठाए जाते कि जिससे हम आगे बढ़ पाए। ये हमारे यहाँ की मुख्य कमी है। दोषों को क्या करना? उजागर, लेकिन उन दोषों को मिटाना हमारे यहाँ नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, सबको दिख रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं दिख रहा कि जनसंख्या को हम बढ़ तो रही है, उसको उपयोग में कैसे लाए, कैसे उसका यूटिलाइज करें हम। किसका? जनसंख्या का कैसे यूटिलाइज करें, है ना। ये अपने यहाँ किसी को नहीं दिख रहा है। तो ये मेरी एक छोटी सी राय थी, आपको अच्छी लगे तो बताना। तो यहाँ पर भी यही था, साक्षरता रेट ज्यादा थी। और 18% जो तमिल निवासी थे, इनमें भारतीय थे और श्रीलंका के दोनों तमिल थे। ये भारतीय तमिल यहाँ कैसे पहुंच गए? अच्छा, जब आपको पता होगा औपनिवेशिक शासन था अपने यहाँ पर, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो वो लोग पकड़ पकड़ कर कूद लाते आते, मारकर सबको ले जाते थे कहां पर? गिरमिटिया मजदूर के रूप में,
भारत में राष्ट्रवाद जैसे पढ़ाया था उसमें क्या था, बाबा रामचंद्र को ले गए, यहाँ पर भी तमिलों को लात मारा, कहा चल निकल, एक तमिलनाडु मारी लात, गिरे जाकर श्रीलंका में, एक लात श्रीलंका में, वहां पर काम करने लगे, वहां पर ये तमिल बस गए। उनकी जनसंख्या कितनी है 18%। तो इसमें ये इतना क्षेत्रफल है, इतनी जनसंख्या, साक्षरता हरियाणा के बराबर है। अब यहाँ पर संघर्ष का क्या कारण रहा, अब इसको एक बात समझ लो, आजादी मिली थी कब, किसको, इसको आजादी मिली थी 4 फरवरी 1948। इसका मतलब समझ रहे, 4 फरवरी 1948। अपने यहाँ 15 अगस्त 1947, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मानी कि 7-6 महीने के अंतर में इसको भी आजादी मिल गई। लेकिन इसकी साक्षरता रेट 92। इसने साक्षरता रेट पर बढ़ाने पर काम किया, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ाने पर काम किया। काम तो दोनों जगह हुआ, एक ने साक्षरता बढ़ाई तो एक ने जनसंख्या बढ़ाई, है ना। लेकिन यहां पर भी संघर्ष छिड़ गया। इस बात से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता। अब यहाँ दोनों जगह देख रहे हैं 92, 99, फिर भी यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। ऐसा अपने यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि अपने यहाँ की जनता अवेयर है ना, लेकिन वो अपने भू स्तर पर अवेयर है, सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही। उपयोग करेगी कब, सरकार भी जानती है कब उपयोग करेगी। अभी कोई चुनाव आ जाए, एमएलए एमएलसी वाले, जनता को दौड़ा देगी, हर गांव में एक लड़का, नया लड़का खड़ा कर देगी, पूरा चुनाव प्रशासन ये फैलाओ, जिम्मेदारी ये कराओ वो कराओ, लेकिन उसके अधिकारों से कभी नहीं बताएगी कि क्या तुम्हारे अधिकार हैं। आज भी भारत में इतनी जनसंख्या है, लेकिन वो अपने अधिकार नहीं जानती। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19 नहीं पता है ना। और कुछ जानते हैं, जो इन अधिकारों के बारे में जानते हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, तो वो अपने कर्तव्य नहीं करना चाहते। मौलिक कर्तव्य भी हमको दिए गए, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं, लेकिन जो अधिकार हैं कर्तव्य नहीं करना चाहते। ऐसे यहाँ पर आदमी हैं, खाएंगे तो खूब आराम से, कुछ लाना नहीं चाहते। वही हमारे देश की, इसीलिए क्या है, साक्षरता और भी चीज निर्भर करती है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करते। अभी उसकी बात हम लोग डेवलपमेंट वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर ये स्वतंत्र हो गया, बढ़ते रहा। यहाँ पर जो संघर्ष का कारण था श्रीलंका में, वो था मेजोरिटीज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद कौन थे, सिंहली थे, सिंहला लोग। इन लोगों ने क्या किया कि 1956 में एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे वहां पर बहुसंख्यकवाद बढ़ गया। अब बहुसंख्यकवाद क्या है, इसकी हम लोग पूरी से विस्तार से चर्चा करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसा है, मेजोरिटिज्म कैसा है। तो मेजोरिटिज्म श्रीलंका में ऐसा है कि जैसे बारात में आए हो, बारात में गए कहीं, खाया पिया, सोचा कुछ नाच नाच लिए, कुछ मन हो गया तो देख ले, डांस डांस कर ले। तुम गए, भैया ये वाला गाना बजा दो, कहा वो गाना नहीं बजेगा, यहाँ नाचना हो ये वाला बजेगा, खाली हमारी पसंद का, नाचना हो नाचो, नहीं तो घर की रास्ता निकल लो, खाओ पियो। व्यवहार ले लिया ना, हाँ भैया व्यवहार ले लिया, हाँ व्यवहार लो, जाओ निकल लो। बस यही था कहाँ, श्रीलंका में। हमारी मनमर्जी होगी, करना हो करो, नहीं तो जाओ निकल लो यहाँ से, काम तुम्हारी जरूरत नहीं है। श्रीलंका में ही हुआ। अब श्रीलंका को जब 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिल गई, है ना, तो यहाँ पर जो सिंहली लोग बहुत थे, उन्होंने शासन पर अपना वर्चस्व बना लिया। कहा कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं, खाली हमारी जरूरत है, हम ही सभी कर लेंगे, तुम लोग जाओ, वापस जाओ, घर जाओ, चदरादार तानो और साहब के पड़ जाओ। तो फिर 1956 में यहाँ पर क्या हुआ, सिंहली को राजभाषा बना दिया गया। एक तो तुम मतलब ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ क्या, अब डीजे में वो कह रहे हैं कि बजाएंगे भी नहीं तुम्हारा गाना, तुमको घर भी नहीं जाने देंगे, मारेंगे अलग से। कुछ यार तुम्हारा चल पाएगा, मतलब पार्टी में भी बुलाया, हूका भी, गाने लतियाए भी, कुछ चला। तो जिसको लतिया गया उसने कहा अब हम रुक जाओ, तुमको लतियाते हैं। कैसे लतियाते हैं, इसने ऐसा लतियाया कि लतियाने वाली बात ही खत्म। सिंहली को जब राजभाषा बना दिया गया तो तमिल को अनदेखा कर दिया गया। सिंहली राजभाषा रहेगी, तमिल खत्म, है ना। अब जब इनको राजभाषा बना दिया गया तो सिंहली कौन बताया था, अभी बताया था ना, सिंहली बौद्ध लोग बोलते थे, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दे दिया गया। कहा तुम्हारे पास संरक्षण है, रिजर्वेशन है तुम्हारे पास, और इनको अधिकार नहीं दिए गए। तमिल को, किसको, तमिल भाषा बोलने वालों को अधिकार भी नहीं दिए गए। उनको एक को मान लो तुम रोटी दे रहे हो, हैं, एक को तुम रोटी दे रहे हो और एक को पीने वाला पानी तक भी नहीं दे रहे हो, उसी देश में, है ना। बहुत गंदी बात हुई, बहुत बुरी बात हुई। किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब बात हुई। एक को सब कुछ संरक्षण मिल रहा है, लेकिन एक को उसके आम अधिकार भी नहीं मिल रहे। यही बात यहाँ पर तमिलों ने देखी और कर दिया
अभी देखते हैं क्या कर दिया इन्होंने, अधिकार भी इनको नहीं दिए गए, तो तमिलों को अधिकार नहीं मिले। अब जैसे मान लो आपसे कोई किसी कहीं जाने को कहे कि ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, खाना ना खाओ, पानी ना पियो, पढ़ो ना, सो ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज की कोई ऊपर से भले कह दे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, कोई कहेगा ही नहीं। तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसा हुआ, इनके जब सब पर पाबंदी लगा दी गई, खाली दो को छोड़कर, किसको समझ ही गए होगे, हाँ, उन दोनों को छोड़कर जब पाबंदी लगा दी गई, तो इन्होंने कहा भैया अब बहुत हुआ, बहुत सहते सहते हमारी कमर टूट गई है, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुमको पूरा निचोड़ डालेंगे, हैं। आज ये इन्होंने कहा, किन्होंने, सिंगली ने कहा भैया तो तुमको करना हो कर लो। कहा अच्छा भैया, हमको हमारे अधिकार नहीं दे रहे। पापा ने कहा कि भैया जाओ 20-20 रुपया ले लेना जाकर, कहा जब स्कूल जाना 40 रुपया दिए, 20-20 रुपया ले जाना। और बड़े भैया क्या करें, बड़े वाले भाई हैं, 10 रुपया के 5 रुपया हम का दी, 35 रुपया वे रख ली, तो सही चला काम नहीं चला। अब यहाँ पर गलती हुई गई, तो यही प्रकार, अरे तुम 35 कैसे लीने हो, पापा कह रहे हैं कि 20-20 ले, गलत है ना, आओ मार खाओ है। तो 1980 में लिट्टे ने बना लिया संगठन। लिट्टे क्या बन गया, एक संगठन। लिट्टे क्या है, एल से लिबरेशन, टी से टाइगर्स, और टी से तमिल, इलम। इलम मतलब वहां का है, जैसे श्रीलंका में इलम किसको कहते हैं, इलम वहां प्रदेश को कहते हैं, स्टेट को या प्रोविंस को क्या कहते हैं, इलम कहते हैं, इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब ये लिट्टे वाले क्या कह रहे थे, ये लिट्टे वाले भैया कह रहे थे कि हम लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे, ऐसा करो हम तुम्हारे पास बैठकर नहीं खा सकते, हमको हमारा अपना देश दे दो। जो कौन सा देश था, यानी कि जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका की मांग कर रहे होंगे, देखिए किसकी मांग कर रहे थे, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका की मांग कर रहे थे, कौन, लिट्टे वाले। इन्होंने कहा मैं तुम्हारे संगे लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे, अलग दे दो, वहां पर जाएंगे आराम से सुकून से खाएंगे। अब दिक्कत वहां कहा, श्रीलंका में। अपने यहाँ की नीति इतनी अच्छी कि चलो भैया शांति को सुलझा दे, देखो कुछ हो सकता है। तो 1987 में राजीव गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो गए कहा, श्रीलंका में गए, और उन्होंने आर जयवर्धने के मध्य एक समझौता किया। आर जयवर्धने कौन थे, उस समय के राष्ट्रपति थे, कहाँ के, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, कौन, आर जयवर्धने। उन्हीं के नाम पर आज एक श्रीलंका में शहर भी बसाया गया है, जयवर्धनपुरा कोटरे, जो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है ना। तो इनके मत समझौता हुआ, इन्होंने समझौते में राजीव गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने, देखो भैया तुमको अधिकार दिए जाएंगे, स्वतंत्र हम देश नहीं दे सकते, मतलब श्रीलंका वालों के साथ इन्होंने कहा है, स्वतंत्र देश नहीं दे सकते, ये कहा भैया जाओ जाओ जाओ। ये शांति लेकर गए थे, उन्होंने भेज दिया, जाओ, भेज भी दिया, उन्होंने कुछ कहा, भेज दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब कुछ अधिकार इनको तो मिल गए, किसको, लिट्टे वालों को। अब जैसे कुछ अधिकार का मतलब क्या है, आप लोग गए कहीं भी गए घूमने, घूमने गए, आपके पास, आपको जरूरत थी 3,000 रुपए की, ठीक, 3,000 रुपए में गए, आराम से मौज करते, खाते पीते घर वापस आते। अब वहीं पर दो आदमी ऐसे मिल गए, हाँ खाली 300 रुपए ले जा सकते हो, ले जाओ बस। अब तुमको समझ लो कितनी गुस्सा लगेगी अंदर से, है ना। और वो गुस्सा तुमको रुपए के लिए लग रही थी, वही गुस्सा यहाँ पर इनको लगी। यही गुस्सा हमारे साथ भी हुआ था, कब, जब अंग्रेजों ने हमें रॉलेट एक्ट दिया था, यही गुस्सा हुई थी, यही गुस्सा बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, यही गुस्सा भगत सिंह ने सही थी, यही गुस्सा चंद्रशेखर आजाद ने की थी, हैं। उनके अधिकार को तुम छीन रहे थे, जो उस समय उनके अधिकार है, तुम उनका चलना बोलना लिखना पढ़ना सीखना सब छीन रहे थे। यह औपनिवेशिक शासन था हमारे यहाँ का, किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेज इतने क्रूर थे, वो अपने यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ते थे, स्कॉटलैंड के लोगों को उन्होंने बहुत मारा है, इतना मारा कि उनके अधिकार छोड़ दिए। तो यही हुआ, अधिकार कुछ मिले, खाली तुमको जरूरत थी 1 लाख पैसे की, तुमको मिले 1,000, कुछ काम बनेगा, नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा जो हमारी जड़ है उसको खत्म करो। जड़ कौन थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर, कहा, श्रीलंका में। तो कुछ उन्होंने ऐसा किया कि तमिलनाडु में 21 मई 1991 को ये अपना भाषण देने गए थे, कुछ चुनाव प्रचार रैली के लिए। तो वहां पर एक धनु नाम की औरत आई, उसने एक माला पहनाया, और माले जो जयमाला था उसमें था बम, दग गए, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई।
प्रधानमंत्री जी की, ये हुई किसके कारण थी? लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये लिबरेशन चाहते थे टाइगर्स तमिल के, तमिल टाइगर अधिकार चाहते थे, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उनको मृत्यु हो गई। तो ये था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया। आपके मौलिक अधिकार हैं 6 इस समय, ठीक, आपको उनमें से एक भी ना दी जाए, आप पर जबरदस्ती लतियाया जाए आपको, नहीं तुमको हिंदी नहीं बोलनी है, नहीं बोलनी है, नहीं बोलनी है, और किसी को मारा जाए तुमको खाली हिंदी ही बोलिए। मान लो उसको उर्दू भाषा बहुत अच्छे से आती है, वो सब कुछ जानता है उर्दू के बारे में, लेकिन हिंदी के बारे में नहीं जानता। अब वहां वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहां पर उर्दू में हर काम उसका चल जाता है, उर्दू में उसका हर काम चल जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं चल पाता। सरकार आई, एक लात इधर मारी, एक लात उधर मारी, भैया हिंदी बोलनी पड़ेगी, ये जाहिर सी बात, कॉमन सी बात है, बोलनी ही पड़ेगी। इसने कहा भैया नहीं बोल सकते तो क्या करें हम, वही यहां पर हुआ। इन्होंने सिंहली को राजभाषा बनाया कि तुमको सिंहली बोलना पड़ेगा, नहीं आदमी बोलता था उसको मारते थे, है ना। यही यहाँ पर बहुसंख्यकवाद का रूप रहा। तो हमने श्रीलंका के देख लिया, फिर इसके परिणाम क्या हुए? जब बहुसंख्यकवाद बढ़ने लगा तो इसका परिणाम हुआ गृह युद्ध, सिविल वॉर। सिविल वॉर इसका परिणाम हुआ। सिविल वॉर तो जानते ही आप लोग। श्रीलंका लेकिन देखो साक्षरता में, जनसंख्या में, हर चीज में अच्छा था, लेकिन वहां पर सामाजिक और जो सोशलिटी वाली और ये धार्मिक वाली चीजें थी, भाषाई वाली, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो शिक्षा के अलावा देखो वहां पर क्या क्या हुआ, शिक्षा हो गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये अपनी मांग से नीचे नहीं उतरे सिंहली वाले, हम रहेंगे तो रहेंगे, हैं, यहीं पर ये लोग गड़बड़ी गच्चा खा गए और नीचे गिर गए। फिर 2009 में सिविल वॉर बंद हो गया। कब? 2009 में। यहां पर तो सिविल वॉर होके रहा, ठीक, लेकिन एक ऐसा भी देश पड़ा था बेल्जियम, वहां पर सिविल वॉर नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ हम लोग समझते। तो बेल्जियम ने ये किया, भाषा धर्म जाति में उलझे नहीं सवाल, सत्ता बांटकर बेल्जियम ने रखी नहीं मिसाल। मिसाल मैंने यहां पर क्यों कहा इस कविता में, इस लाइन में, क्योंकि देखो दोनों देशों में संघर्ष हुआ था, श्रीलंका में भी संघर्ष हुआ था, और संघर्ष कहां हुआ था? बेल्जियम में भी। लेकिन श्रीलंका में देखो गृह युद्ध सिविल वॉर हो गया, और बेल्जियम यहाँ पर क्या करी, उनकी समझदारी रही, जो यहाँ पर क्या नहीं हुआ सिविल वॉर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार में डच और फ्रांस मंत्री क्या थे? समान, यानी कि जो डच बोलेंगे, जो फ्रांसीसी भाषा बोलेंगे, दोनों समान रहेंगे। मान लो 500 हैं तो 250 ये लोग रहेंगे, ठीक। और क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति दे दी गई। क्षेत्रीय सरकार, जैसे वहां पर भी ये भी हुआ था, ये लोग बढ़ रहे थे, क्षेत्र से बढ़ रहे थे, किसी क्षेत्र से आ रहे थे ना, तो वहां पर कहा गया एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो उस क्षेत्र पर, मतलब जहां जहां से लोग आ रहे हैं वहां पर कंट्रोल, नियंत्रण रखेगी कि कोई विरोध ना हो, अगर वहां पर कोई समस्याएं हो रही हो तो उनको तुरंत ही सुलझाया जा सके, तुरंत उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। और फिर राजधानी में बराबर रखी गई। अच्छा, किसी भी देश की कोई भी अगर कुछ भी हो रहा हो तो वहां पर देखो राजधानी बरकरार रखी जाती है और सुशिक्षित रखी जाती है। तो राजधानी में जो मंत्री थे ये वाले, पहले तो कहाँ रखे गए? केंद्र में रखे गए, फिर क्षेत्र में रखे गए, फिर राजधानी में आ गए, केंद्र से क्षेत्र में, फिर कहाँ गए? राजधानी में। अब एक तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार बन गई। तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार क्या थी? हैं? तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार क्या थी? तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार मान लो ये थी, आप लोग गए एक पार्टी करने कहीं मस्त जगह पर, होटल नहीं, कोई एक पहाड़ी क्षेत्र में, इलाके में चले गए, आपके दोस्त भी गए हैं, तो वहां पर ये हुआ कि आपके दोस्तों ने फैसला किया कि अब की बार हमारा लीडर कौन, और वहां पर आप लोगों ने अपनी अपनी बांट लिए, ये और ये बांट लिया, मतलब 10 लोग गए, 5-5 बट गए, उसमें से एक लीडर। आपने कहा कि सब लोग, जितने दो लोग हैं मिलकर, दो लीडरों को छोड़कर सब लोग चुनेंगे कि अब की कौन अच्छे से खर्चा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा। तो लोगों ने चुना है, तो एक ही आदमी आएगा ना चुनकर, उसमें से दो थोड़ी ना आ जाएंगे। मान लीजिए खड़े दो हैं लेकिन एक ही आएगा, और वो जो आएगा वो अपने उधर के जो जनता होंगी उसका क्या करेगा? निवारण करेगा, वो जिसका मन करना चाहे। यही हुआ हाँ तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार बनाकर। बेल्जियम ने कहा कि हम 2 सरकार रखेंगे, एक फ्रेंच भाषी लोगों की और एक डच की। इन दोनों में क्या होगा? मान लो इन दोनों में हुआ चुनाव, अब मान लो फ्रेंच सरकार जीत गई, फ्रेंच सरकार, तो फ्रेंच सरकार
पूरे देश का शासन चलाएगी ये केंद्र सरकार, जिसमें डच और ये समान होगी। लेकिन तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार में फ्रेंच सरकार जीत गई। तो फ्रेंच सरकार अब फ्रेंच के लिए अच्छा कुछ कर सकती है, उनके लिए और अच्छा विकास कर सकती है, और अच्छा डेवलपमेंट उनके लिए कर सकती है। और डच सरकार जीत गई, हार गई, तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ। होगा कहां से होगा? सरकार, केंद्र सरकार से। लेकिन इस सरकार से इनको मान लो इनको होगा 2 गुना, तो इनको 1 ही होगा। अगली बार इनको होगा तो इनको नहीं, इनको होगा तो इनको नहीं। इससे देखो संघर्ष भी कम रहा। मान लो दोनों लोगों को चुनने के लिए कहा गया, कुछ लोगों ने इनको वोट ज्यादा दे दिया, तो क्या हुआ? गलती इसमें किसकी? इन लोगों ने, डच वालों ने इनको वोट क्यों दिया? कुछ अच्छा देखा होगा तभी तो वोट दिया होगा ना। बस यहीं पर बेल्जियम का पूरा मामला सुलझ गया। क्यों सुलझ गया? 4 संवैधानिक संशोधन करके सुलझ गया। समझ गए आप लोग? सत्ता की साझेदारी आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इन लोगों के बीच में विवाद था और क्यों क्या हुआ इनके बीच की, जिससे समझदारी हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो कैसे होती है। सत्ता की साझेदारी का प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि धर्म, समाज, अल्पसंख्यक में सत्ता की साझेदारी भाषाई क्षेत्रों के साथ साथ, यानी कि जैसे अभी हमने किसमें देखा था, श्रीलंका वाले में, धर्म में वहां सत्ता की साझेदारी नहीं थी, समाज में नहीं थी, अल्पसंख्यकों को सत्ता मिली नहीं मिली, भाषाई क्षेत्रों में मिली समानता नहीं मिली। तो ये हमारे यहाँ कहा गया युक्तिपूर्वक प्रूडेंशियल रीजन में, प्रूडेंशियल, इसमें क्या कहा गया कि सत्ता धर्म में बांटी जाए, सत्ता समाज में बांटी जाए, सत्ता अल्पसंख्यकों में बांटी जाए, सत्ता किसमें बांटी जाए? भाषाई क्षेत्रों में बांटी जाए। क्यों बांटी जाए? क्या जरूरत है बांटने की? अभी देख चुके हैं, नहीं बांटा तो लतियाए गए, मारे गए, नहीं बांटा तो बांटना जरूरी है। इससे हमको क्या मिल सकता है? इससे हमको लाभ मिल सकता है। ये पूर्ण लाभ पर आधारित है, इससे हमारे देश को फायदा हो सकता है। जैसे इसका मतलब है सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना। इकट्ठे मिलकर कैसे प्रयोग की जा सकता? इकट्ठे मिलकर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कोई भाषा बोलने वाला, एक भाषा जैसे हिंदी कोई बोलने वाला व्यक्ति वही तो जान सकता है कि जो हिंदी बोलता है उसको क्या कमजोरी है, उसके घर में क्या नहीं है, उसको समाज से क्या दिक्कतें हैं। अब कहो एक मराठी हिंदी वाला कुछ जान पाएगा आपस में? ना उसको मराठी, जो मराठी बोलता है उसको हिंदी ना आती हो, जो हिंदी बोलता है उसको मराठी ना आती हो। ये जान सकते हैं क्या आपस में? नहीं जान सकते ना। तो यही भाषाओं में बांटी जाए, भाषा क्षेत्रों में सत्ता बांटी जाए, जिससे वहां पर संघर्ष कम हो। कि जो कोई भी कारण है, जैसे हमारे यहाँ की रोड खराब है तो वो बता सके कि भैया हमारे यहाँ की रोड खराब है, आप जाइए पार्लियामेंट में ये बात सरकार के सामने रखिए, ये हो सकता है। तो इसीलिए इसमें बांटी गई, इससे देश को लाभ मिल सकता है, देश को लाभ मिल सकता है, वहां पर संघर्ष नहीं हुआ। दूसरा मोरलिटी वाला रीजन क्या कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता इसके अधिकारियों को मिलनी चाहिए। अधिकारी नॉट IAS PCS अधिकारी। अधिकारी कौन होते हैं? जो किसी पर शासन या बैठते हैं, जो किसी पर, वो होते हैं अधिकारी। लोकतंत्र में कौन बैठता है? लोकतंत्र में किसकी शक्ति होती है? जनता की, पब्लिक की, जनता की। तो लोकतंत्र में सत्ता किसको मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए। साफ सी बात है। अब जनता को सत्ता कैसे मिलेगी? प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब सत्ता बची कहां? स्थानीय लेवल पर। तो सत्ता का क्या कर दो? विकेंद्रीकरण कर दो, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सत्ता को सेंटर से दूर फेंको। फेंको मतलब फैला दो। जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से सत्ता इधर भेजो, यहां से सत्ता इधर भेजो, यहां से सत्ता इधर भेजो। सत्ता को फैलाओ। जैसे यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ पर भी कोई चीज है, तो सेंटर को यहां तक जाने में देर लगेगी। जैसे सेंटर यहाँ से चल के आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक देर लगेगी। लेकिन यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल गवर्नमेंट है, इसने कहा भाई ऐसी बात, इनके दोनों के मध्य क्या है, देखो वायर है, यहाँ से सट से इंफॉर्मेशन ली, यहाँ पहुंच गए, इन्होंने हल कर दिया, देश का फायदा हुआ ना। तो ये होना ही चाहिए। क्या? कौन सा रीजन? लोकतंत्र में सत्ता इसके अधिकारियों को मिलनी ही चाहिए, स्थानीय लेवल पर होनी चाहिए। जैसे बेल्जियम में स्थानीय लेवल पर ना होती, वहां पर कहां थी? तीसरे समुदाय में, मतलब तीसरे सामुदायिक सरकार जो थी वहां पर सत्ता थी, वहां पर भी फायदा था। अब समुदाय सरकार को कोई मुद्दा उठाते देखती थी केंद्र सरकार, तो वो मुद्दा अपना लेती थी, है ना। यहाँ पर भी होना चाहिए क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है। कब से लागू हुआ? इसके बाद वाले फेडरलिज्म चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे कि भारत को हम क्या कह सकते हैं, यूनियन कह सकते हैं, फेडरल कह सकते हैं, कन्फेडरेशन कह सकते हैं, इसकी हम लोग करेंगे चर्चा। अब इसमें समझदारी क्यों जरूरी है, मतलब साझेदारी क्यों जरूरी है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे सत्ता की साझेदारी हुई,
वो कहाँ कहाँ पर होगी, साझेदारी हमने इसमें कर दी। अब हम लोग देखते हैं कि साझेदारी कहाँ कहाँ पर किसकी जगह पर होगी। तो सत्ता की साझेदारी यहाँ पर होगी कहाँ पर, पहले सरकार के अंगों के मध्य, जैसे सरकार, मैं सरकार हूँ, मेरे जो अंग है जैसे ये हैंड हो गए और लेग हो गई, जब ये सब लोग मिलकर एक क्या बनाते हैं, समन्वय बनाते, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तभी तो हम आगे दौड़ पाते, भाग पाते हैं, है ना। यही काम था सरकार के अंगों के मध्य, ऊर्ध्वाधर रूप में और क्षैतिज रूप में। अच्छा, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे, ये वाला ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे, और क्षैतिज हिंदी में पढ़ा होगा, वह काल्पनिक स्थान जहां पृथ्वी और धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे धरती आकाश कैसे मिलते हुए कुछ दिखाई पड़ते हैं, है ना, सेम है। तो वही जो ये ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब देखो, सबसे ऊपर कौन है अपने यहाँ पर, सेंटर, उससे नीचे स्टेट, उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, सीएसएल, है ना। ये ऊर्ध्वाधर रूप में, कैसे ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल रूप में, ये वाला ऐसे सीएसएल, सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय सरकार। तो ये सत्ता बांटी गई है, पूरे देश का संचालन करेगी केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार अपने राज्य का, उसके बाद स्थानीय सरकार अपनी जगह का। स्थानीय सरकार ये क्यों अपने यहाँ बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसका कारण जान लो। जैसे हमारे यहाँ पर कोई दुख है, कठिनाई है, तकलीफ है, तो हमारे यहाँ का जो प्रधान होगा, गांव का मुखिया, वो 2-4 हजार लोगों को अच्छी तरीके से जान पाएगा क्या उनकी समस्या है। अब दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री थोड़ी ना जान पाएंगे हमारे लखनऊ में क्या चल रहा है, हरदोई में क्या चल रहा है, बरेली में क्या चल रहा है, जान पाएंगे ना, नहीं जान पाएंगे। तो इन सबको जनवाने के लिए लखनऊ वाले के लिए लखनऊ की सरकार, स्थानीय सरकार बना दी गई। अब स्थानीय सरकार बताएगी किसको, राज्य सरकार को, कहेगी ऐसा है भैया, देखो हमारे यहाँ पर ये कमजोरियां हैं, तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम अपनी मदद कर पाए। राज्य सरकार कहेगी अच्छा भैया करते हैं मदद। राज्य सरकार जैसे ही यहाँ से स्थानीय वाले लौट कर आए वापस, राज्य सरकार पूर्व केंद्र सरकार ने कहा देखो वो मेरे पास आया था, उसने बताया था ये वो, केंद्र सरकार ने कहा चलो हम अपने टैक्स का दिए दे रहे हैं, आप जाकर वहां की समस्या को निपटा दो। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना ना। अब सिस्टम किसे कहते हैं, मतलब पूरी चीजें मिलकर कार्य कर रही हैं, यहाँ पर से किसी एक चीज को घटा दिया जाए तो कार्य हो पाएगा क्या, राज्य सरकार जान पाएगी कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, क्या योगी और हमारे जो मुख्यमंत्री को नीचे उतर कर आएंगे देखने के लिए, नहीं आएंगे। तो इसके लिए कौन सी सरकार बनाई गई, स्थानीय सरकार बनाई गई। दूसरी सरकार देखते हैं क्षैतिज रूप में, यानी कि ऐसे ऐसे बंटवारा किया गया। इसमें का मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति हो वो भी बराबर हो, जो यहाँ पर हो वो बराबर हो, जो यहाँ पर हो वो बराबर हो हर आदमी यहाँ पर बराबर हो। यहाँ पर ऊपर नीचे है केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में, लेकिन यहाँ पर बराबरी कैसे दिखाई है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। अच्छा ये ऐसे बंटवारा क्यों किया, एक काम एक आदमी नहीं कर सकता। मान लो कोई एक नया प्रधानमंत्री चुनकर आया, उसको कहा गया तुम कानून बनाओ, बैठकर सोचो पूरे भारत का कानून, तुम ही ये बताओ कि उसको लागू कैसे करेंगे, और अगर कोई लागू ना करे तो कहा लतियाओ तुम ही बैठ के, कोई कानून ना माने। तो प्रधानमंत्री कहेगा यार बड़ी मुसीबत में फंस गए, ऐसा करते कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आराम से कुछ भी काम कर रहे थे, आराम से कर रहे थे। मतलब कानूनों हम है बनाए, कानून भी हम भी बनाए, उसको लागू भी हम भी करें, और उसको कोई मारे पीटे गलती करे उसको भी हम देखें, कहा भी है। तो इसी ने सरकार ने कहा ये सब सिस्टम हटाओ, संविधान में आ गया कि सरकार को क्षैतिज रूप से 3 में बांट दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, है क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, ये दोनों सब तीनों बराबर हैं। तो जो ये कानून बना देंगे और कुछ लोग होंगे उसको लागू कर देंगे, और लागू जो नहीं करेगा उसमें जो न्यायपालिका वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसको लतियाएंगे। अच्छा ये न्यायपालिका, इन तीनों आपस में इंटरकनेक्शन है, कैसे देखो, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका चुनती है किसको, न्यायपालिका को कार्यपालिका किसको चुन रही है, न्यायपालिका को। कार्यपालिका मतलब जैसे न्यायपालिका में हमारे यहाँ किस जज आए, जज को कौन चुनता है, राष्ट्रपति, कानून लागू करवाने वाले, है ना। कार्यपालिका किसको चुन रही है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका वापस किस पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर। कैसे नियंत्रण रखती है, अच्छा ये कानून बनना है, ऐसे लगता है कि भारत की जनसंख्या दुखी होगी इससे, भैया आपका कानून रद्द किया जाता है, आप जा सकते हैं, ठीक। तो ये कानून यहाँ पर खत्म कर दिया गया न्यायपालिका के। और ये विधायिका होती है यहाँ पर, जैसे विधायिका में कौन कौन से लोग होते हैं, 543 या 545 कह लीजिए,
245 या 250, यानी कि इतने लोग कहाँ के, एक तो हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये राज्यसभा लोकसभा के, और ये राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा के क्या हो गए, मेंबर हो गए। ये कानून बनाते हैं, और जब 2/3 बहुमत होती है, जैसे मान लो एक कानून आया, कोई भी कानून आया, 15 आदमी, 15 आदमी है दोनों में, एक में इसमें मान लो 15 आदमी है, तो एक कानून आया, अगर उसमें 2/3 यानी कि 2/3, 3 × 3 = 5, 5 दूनी 10, 10 आदमी अगर कह रहे हैं ये कानून पास हो जाए, उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो वो कानून कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर इतने ही सदस्य कह रहे हैं 2/3, मान लो राज्यसभा में सदस्य कम होते हैं, राज्यसभा में 9 सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि कानून पास हो जाए, 3 दूना 6, यानी कि 6 सदस्य कह रहे हैं कि कानून पास हो जाए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2/3 बहुमत होगी, कानून पास हो जाएगा। तो ये 36 है, और इस पर इनमें कार्यपालिका में 2 लोग आते हैं, कार्यपालिका में 2 लोग कौन कौन से आते हैं, एक तो मिनिस्टर हो गए हमारे यहाँ के, और एक हो गए सिविल सर्वेंट, नौकरशाही जिनको कहते हैं, सिविल सर्विस के अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, ये लोग हैं। तो ये हो गया कैसे बंटवारा। इससे देखो क्या है, इससे देश को फायदा मिलता है केंद्र राज्य सरकार से। अच्छा, बहुत से देखो देशों में देखोगे स्थानीय सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी शासन चल रहा है, वहां लेकिन शासन थोड़ा जटिल है, केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी, है केंद्र सरकार बात सुनेगी, राज्य सरकार तो, लेकिन अपने यहाँ पर यह नहीं किया गया, अपने यहाँ पर कहा गया कि स्थानीय सरकार हमें रिपोर्ट देगी, हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देंगे। तो इससे देखो क्या हो सकता है, इससे हमको अच्छे लाभ मिल सकते हैं, क्या मिल सकता है, इससे हमको प्रॉफिट मिल सकते हैं। और इससे क्या होता है, 36 से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से ये होना ही चाहिए, अनिवार्य है, नहीं होगा तो कोई न्यायपालिका कार्यपालिका अपना काम, मतलब अलग अलग काम है, एक ही में कोई कर पाएगा नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री कानून बनाने बैठे, कानून बनाने, मान ले एक उदाहरण दे रहे हैं, और सट्ट से फोन आ गया, अरे प्रधानमंत्री जी उसने ये मर्डर कर दिया, बहुत बड़ा है, और उसके कोई संविधानों का जो उसके अधिकार मिले हैं, हनन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री कहेगा, अरे भैया एक कानून बनाने बैठे थे, यहाँ पर यार अधिकार, अरे भैया ऐसा करो, सबको बराबर बांट दो। तो इससे देखो प्रधानमंत्री भी खुश, जिसको मिलेगी, कहा हमको भी थोड़ी थोड़ी पावर मिल गई, वो भी खुश, पावर के मारे सब भूखे हैं, पावर पैसा। फिर सत्ता का बंटवारा किसमें हुआ, समूहों के मध्य हुआ। समूहों के मध्य कैसे, इससे पहले भी बताया था, लोकसभा में 47 सीटें रखी गई एससी के लिए, 84 सीटें एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रखी गई। क्यों रखी गई, क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय दशा ही अपने यहाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि अगर ये सीटें रखी नहीं जाती, जो समाज यहाँ पर दबा हुआ मुल्क था, एक दबा हुआ पिछड़ा हुआ वर्ग था, वो यहाँ पर आकर नहीं बैठ सकता था। यहाँ से, अच्छा हम यहाँ पर हैं, हमको यहाँ की जिम्मेदारी कुछ हमको पता चलेगा, यहाँ पर ये तो इस कहा गया कि इतने भाग में खाली यही लोग आ सकते हैं, कौन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। ये होना अनिवार्य है, क्योंकि वो अपनी समस्याएं बताएंगे आकर, किसको बताएंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में रखेंगे, बताएंगे आकर क्या हो रहा है हमारे देश के साथ, किस लिए संसद बनी थी, किस संसद का किस लिए उपयोग हो रहा है ना। तो ये सब बताएंगे। तो इसके लिए 47 और एससी एसटी के लिए सीटें रखी गई कि उनको भी अपना अधिकार मालूम पड़े, हमारे अधिकार क्या है। हम ये तो नहीं कि समाज की मुख्य धारा से फेंकते जा रहे हैं, हम दूर हटते जा रहे हैं, तो उनको अधिकार मालूम पड़े, इसलिए कौन से इसके व्यवस्था की गई, समूहों के मध्य सत्ता की बंटवारा की व्यवस्था की गई। एससी और एसटी में बांट दिया गया कि भैया तुम लोग भी अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर लड़ सकते हो, लेकिन वोट सब लोग नहीं, खड़े हो गए तुम, यहाँ पर ये हो गया। फिर महिलाओं में स्थानीय सरकार के रूप में 1/3 बांट दी गई। 1/3 कैसे, जैसे यहाँ पर तो बांटी गई, मान लो 545 थे, तो यहाँ पर हटाकर ऐसे बांट दिया गया। लेकिन तुम्हारे गांव में क्या कोई पंचायत होती है, वहां पर सदस्य होते हैं, नहीं होते। तो 1/3 का मतलब 2 कारणों से निकलता है। कैसे निकलता है जान लो, जैसे 1/3 हर 3 साल में, मतलब 3 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, उसमें से एक पंचवर्षीय योजना में सीट निकलेगी, वो कौन सी होगी, महिला। कौन सी होगी, महिला, सामान्य महिला, यहाँ यानी कि उस सीट पर कोई महिला प्रत्याशी खड़ी हो सकती है ओनली। और दूसरा समझ लो, क्षेत्र पंचायत, जैसे क्षेत्र पंचायत में मान लो कितने गांव है,
15 गांव मान लो एक क्षेत्र पंचायत में, कितने 15 गांव, और उसमें से कितने हैं 1/3, यानी कि 1/3 5 5 गांव ऐसे होंगे जहां पर महिला प्रत्याशी खड़ी हो सकती है, बाकी 10 गांव में हरिजन लोग आ सकते हैं, बैकवर्ड क्लास आ सकती है। अब यहां पर जब महिला प्रत्याशी हो गई 5 हो गई, फिर जब अगली पंचवर्षीय आएगी तो उन 5 को हटाकर कोई नए 5 चुने जाएंगे, ऐसे हो सकती है। तो ये 1/3 किसमें है, स्थानीय सरकार के रूप में। ये क्वेश्चन आया था अभी 2024 में, ये वाला क्वेश्चन कि महिलाओं को कहां पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय सरकार, समझ गए, हो गया। फिर राजनीतिक समूहों के मध्य सत्ता बांटी गई है। राजनीतिक समूह जैसे एनडीए, बीजेपी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गई, शिवसेना, ये वाली पार्टियां। तो राजनीतिक समूहों के मध्य सत्ता कैसे बांटी जाती है, गठबंधन से। अभी आप लोग एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। 2024 में इलेक्शन हुआ बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 240, और सीटें चाहिए कितनी, 272 सीटें चाहिए, किसके लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए। क्या ये सरकार बना सकती है 240 सीट से, बीजेपी नहीं बना सकती। तो इसके लिए अब कितनी इसको सीटें चाहिए, 272 माइनस 240 कितना हुआ, 2, यानी कि 32 सीट इसको चाहिए, जिससे ये अपनी क्या बना सके, सरकार अपनी बना सके। तो ये सरकार बनाएगी कैसे, अब देखते हैं। इसने, बीजेपी ने जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, बीजेपी ने प्रधानमंत्री जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने फोन मिलाया, कहे भैया, किससे, जेडीयू से कहा, जनता दल यूनाइटेड नीतीश भैया मदद कर लो। तो नीतीश भैया ने कहा हाँ मदद तो हो जाएगी, लेकिन बिहार पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अरे भैया बिल्कुल ध्यान बिल्कुल देंगे, आप आ जाओ। 12 सीट आ गई। उन्होंने फोन मिलाया आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पास, जी के पास, आप क्या थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, हाँ भैया समर्थन पूरा मिलेगा, बस थोड़ा सा ये है कि आंध्र प्रदेश में थोड़ा देख लीजिएगा काम आम क्या होगा। तो हाँ कहा बिल्कुल भैया देख लेंगे, सीटें मिल गई। फिर एनडीए के पास हो गई 293 सीटें, बहुमत से भी ज्यादा, मतलब जितनी चाहिए थी सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा सीटें निकल गई। और अन्य सहयोगी 25 सीटें, उसमें भी मतलब अन्य सहयोगी जो थे किसी के पास 1 सीट थी, जैसे अजीत पवार जी के, शरद पवार जी की कितनी सीट थी, 1 सीट थी। तो ये अब सरकार चुनकर पहुंची, खाली ऐसे जान लो, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस टीडीपी, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, इनसे मिलकर सरकार पहुंची कहां, सेंटर में। अब अच्छा, इनमें से इतनी सरकार है, इनमें से किसी ने अपना बहुमत ले लिया, बहुमत कहां, हम भैया नहीं रह सकते, हम वापस बहुमत ले रहे हैं अपना, तो सरकार तो खत्म ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार खत्म, बहुमत खत्म। यहां पर भी क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है सत्ता की, इन तीनों में सरकार बटी हुई है। अगर ये कोई कानून लाना चाहती है बीजेपी, इन दोनों को पसंद नहीं, वो कानून नहीं आएगा, नहीं तो वो अपना बहुमत ले लेंगे, सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी कानून के चलते, है ना। तो ये सत्ता की साझेदारी बहुत से रूपों में मैंने बताई। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए भविष्य रचेता के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों।